जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति का रंग फीका हो गया। फौरन उसी रात मुझे वो गांव से दूर एक कमरे में ले गया और बोला पूरे 9 माह तक तुमको यहीं रहना है। और जब आखिरी दिन मुझे दर्द शुरू हुआ तो फौरन एक औरत अंदर आई और मेरा बच्चा छुपाती हुई बाहर ले गई। कुछ देर बाद मेरा पति रोता हुआ अंदर आया और बोला बच्चा तो तुमने मुर्दा पैदा किया था। मुझे बहुत अजीब लगा। यूं दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई तो पति को कुछ न बताया और चुपके से घर से भाग गई। एक दिन डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गई तो वो अल्ट्रासाउंड करती हुई चीख पड़ी और फिर थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर की पूरी टीम ने मुझे जंजीर से बांध दिया और बोला कि तुम्हारे पेट में तो। मैं शादी की रात में घूंघट ओढ़ कर बैठी थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और मेरा पति कमरे में आया। उसके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, तभी वो आकर रुक गया। मैं सोच रही थी कि वो मुझसे कोई बातचीत करेगा, मगर वो कुछ ना बोला। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तब मैंने अपना घूंघट खुद ही उठाकर देखी, लेकिन मुझे हैरत हुई। झटका तब लगा जब मेरे कमरे को खाली पाई। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं डरी नजरों से यहाँ वहाँ देखती रही। तभी कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और मेरा पति कमरे में आ गया। उसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, जल्दी से मेरे पास आया और बोला क्या बात है रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं बोली थोड़ी देर पहले कमरे में कोई आया था। जैसे ही मैंने घूंघट उठाकर देखा तो कमरा खाली था। समीर बड़ा परेशान हो गया था। कुछ देर तो कुछ ना बोला, फिर हंसने लगा और बोला रानी पहले भी कमरे में मैं ही आया था। तुम्हारे पास बैठा ही याद आया कि मैं मुंह दिखाए का गिफ्ट बाहर ही भूल गया हूँ, इसलिए जल्द से बाहर लाने के लिए गया ताकि ला सकूं। समीर ने अंगूठी की तरफ इशारा किया। अब मैं शांत हो गई थी। समीर ने अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और बोला रानी आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। तभी समीर उठकर वॉशरूम चला गया। जब वो वापस लौट कर आया तो बोला रानी मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। तुम भी यह बाहरी लहंगा बदल लो और आराम कर लो। मैंने सर हिला दिया। सुबह हुई तो मैंने बाहर निकलकर घर का आनंद ले रही थी। मेरी और समीर की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही हमारा आपस में कोई रिश्ता था। मम्मी ने बस मुझे इतना कहा था कि रानी तुम बहुत खुशनसीब हो जिसे समीर जैसा अच्छा हमसफर मिला है, जो बहुत अच्छा इंसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। माता पिता दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, बहन भाई कोई भी नहीं था। वो अकेले ही हर चीजों का मालिक है। तब मैं बोली मम्मी मेरे पति का कोई रिश्तेदार नहीं है, कल को कोई बात हो गई तो उसे कौन समझाएगा? मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली बेटी यही तो सारी बात है। रिश्तेदार नहीं है तो फिर वो किसके कहने पे आकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगा, बल्कि पूरी दुनिया में उसका तुम एक रिश्ता होगी। वो तुम पे जान लुटाएगा। बस बेटी तुम अपने पति की बात मानती रहोगी तो भगवान के कर्म से कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे मम्मी की बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने समीर के रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी और आज मैं उसकी बीवी बनी, उसके घर की मालकिन बन गई थी। मैं घर की एक एक चीज को बड़ी प्यार से छूकर देख रही थी। हमारा घर छोटा सा था मगर बहुत ही खूबसूरत था। हर चीज बहुत अच्छे से सजी हुई थी। चलते चलते मैं घर के पिछले वाल चली गई थी, जहाँ एक छोटा सा कमरा था। मैंने सोचा कि इस कमरे में झांक कर देखूं कि वहाँ क्या पड़ा है। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा और मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया था। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो समीर खड़ा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। समीर बोला रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शर्मा कर बोली अपना घर देख रही हूँ, हर चीज को महसूस कर रही हूँ। मुझे आपके घर की मालकिन बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। समीर के चेहरे पर गुस्सा था। वो बोला रानी पूरा घर तुम्हारा है, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारा हूँ, मगर ये कमरा ना तो मेरा है और ना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम इस कमरे से दूर रहना। मैं बोली ये क्या बात हुई? घर आपका है तो फिर आपके घर में बना कमरा भी आप ही का होगा।
समीर बोला, ये मैंने कुछ साल पहले ही किसी और को रहने के लिए दिया था, उसका सामान इसमें पड़ा है। वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। जब आएगा तब मैं उसे कह दूंगा कि अपना सामान उठा कर ले जाए, फिर तुम इस कमरे की मालकिन बन जाना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। मैं बोली, ऐसी भी कौन था जिसके लिए आपने ये कमरा अभी तक बंद करके रखा है? फिर समीर का गुस्सा चढ़ गया और बोला, बस बस ज्यादा सवाल मत करो, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। चलो आज के बाद यहाँ मत आना। मैं तो अपना मुंह लेकर रह गई थी। भला ये क्या बात हुई कि ज्यादा बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद है? लड़कियां तो हमेशा ही बहुत ज्यादा बोलती है। मैं समीर के पीछे पीछे घर के आंगन में आ गई थी। तभी एक बार बेल बजा तो समीर ने जाकर दरवाजा खोल दिया। जब वो वापस आए तो उसके हाथों में नाश्ता पकड़ा हुआ था। अरे समीर, आपने ऐसा क्यों किया? अब तो आपकी बीबी घर आ गई है ना, अब आपको कोई चीज बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। समीर बोला, आ जाओ नाश्ता कर लो। हम दोनों ने मिलकर चुपचाप से नाश्ता किया था। मैं समीर से नजर चुराकर उसे बार बार देख रही थी। समीर बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि अगर उसके चेहरे को देखती रहूं तो दिल ना भरे। समीर नजरें झुकाकर नाश्ता कर रहा था, जबकि मैं उसकी लंबी घनी पलकों को देखती रह गई थी। तब समीर बोला, रानी मेरा चेहरा बाद में देख लेना, पहले नाश्ता कर लो। मैं तो एकदम से हड़बड़ा गई थी। मेरी चोरी जो पकड़ी गई थी। मुझे तो इस बात की हैरत थी कि समीर को कैसे पता चला गया कि मैं उसे देख रही हूँ। नाश्ता करने के बाद समीर सारे बर्तन उठाकर किचन में ले गया और धोकर रख भी आया। मैं बहुत खुश थी। समीर बहुत अच्छा इंसान था। मुझे उसकी कम बोलने वाली आदत से परेशानी थी। खैर, इसका भी हल मैंने ये सोच लिया था कि धीरे धीरे उसे अपने रंग में ले आऊंगी। मैं समीर के साथ बहुत खुश थी। कुछ ही माह बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था कि जब ये खबर मैं समीर को सुनाऊंगी तो वो भी बहुत खुश होगा। इसलिए शाम को जैसे ही वो घर आया, मैं जल्दी से उसके पास गई और बोली, समीर, आप पिता बनने वाले हैं। मेरी बात सुनकर समीर का चेहरा लाल हो गया था। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। फिर बोला, बधाई हो रानी, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जबकि मैं समीर के चेहरे पर लिखी हुई रंग पढ़ सकती थी। उसे मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। मुझे उससे इस तरह ठंडे रहने की भरोसा नहीं थी। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद ही समीर कमरे में आया और बोला, क्या बात है रानी, यूं बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मैंने कहा, आपको बच्चे की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई? इसलिए समीर ने मेरे हाथ थाम लिए और प्यार से बोला, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, मगर आजकल मुझे कारखाना की तरफ से परेशानी है। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वो दिवालिया की तरफ जा रहा है। बॉस ने आज ही ये खबर सुनाई है कि उन्हें कुछ वर्कर्स काम से कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय इतनी तनख्वाह है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे ये फिक्र है कि कहीं मेरी नौकरी भी ना चली जाए। मैंने समीर के हाथ पर हाथ रख दिया। समीर, आप फिक्र मत करें, आने वाला बच्चा अपने भाग से आएगा और अपने भाग को साथ में लेकर आएगा। भगवान हर बात को जानता है। आप जानते हो ना कि भगवान से किया प्रार्थना पूरा होकर ही रहता है। मेरी बात सुनकर समीर मुस्कुरा दिया था। उस दिन बाद समीर मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। मेरी लंबी चौड़ी बातें भी सुनकर गुस्सा नहीं होते थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। समीर सुबह काम पर चले गए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि समीर वापस आ गए। मैं इतनी हैरानी हुई और बोली, समीर, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जैसे ही पीछे देखी, समीर नहीं आया था। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आई। मैंने सोचा कि मेरे दिलो दिमाग में समीर का एक प्यार इतना ज्यादा है कि अब हर समय मेरे दिमाग में उन्हीं का ख्याल रहता है। शाम में जब वो वापस आए तो मैंने सबसे पहले उन्हें यह बात बताई थी। समीर ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। वो खुश बिल्कुल भी नहीं हुए थे। मैं खुद घबरा गई कि उनको मैंने ऐसी बात क्यों बता दी। कहते हैं ना कि हर बात पति को बताने वाले भी नहीं होती है। खैर, हम दोनों ने मिलकर खाना खाया।
समीर बोले, आज खाने के बाद चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं जल्दी से उठी और बोली, मैं अभी बना कर लाती हूँ। तभी समीर ने मेरा हाथ थाम कर मुझे बैठा दिया और बोला, नहीं नहीं, तुम यहीं पर बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा। मैं मुस्कुराने लगी थी। समीर उठकर किचन में चले गए तो मैं अपनी बातों में खो गई थी। थोड़ी देर बाद ही समीर चाय ले आए तो हम बातें करते करते चाय पीने लगे। मुझे नींद आ गई तो मैं सोने के लिए चली गई, जबकि समीर टीवी पर खबरें देख रहे थे। मैं ऐसी गहरी नींद में पहले कभी नहीं सोई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे रात में उठकर बाथरूम जाना पड़ता था। सुबह 4 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मैं जल्दी से उठी और बाथरूम चली गई। जब मैं वापस आई तो मुझे सचिन का चेहरा नजर नहीं आया था और वो रात भर कमरे में आए ही नहीं थे। मुझे उस पर गुस्सा आया कि सुबह ऑफिस भी जाना है, लेकिन अभी तक खबरें लगाकर बैठे हैं। मैंने सोचा कि खुद ही जाकर उन्हें बुला लाती हूँ। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो लॉन्च भी खाली पड़ा था, टीवी भी बंद था। मैं बहुत परेशान हो गई। आखिर समीर इतनी रात को मुझे कुछ बताए बिना कहाँ जा सकते हैं। मैं सहन में निकली तो वो भी खाली था। मेरा दिल घबराने लगा था। तभी मेरी नजर घर के लास्ट वाले कमरे में आती रोशनी पर पड़ी। मुझे अजीब सी खुशी हुई थी कि शायद समीर का मेहमान वापस आ गया है, जिसका सामान चंद सालों से इसी कमरे में पड़ा था। मैं जल्दी जल्दी घर के पीछे जाने लगी। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर से समीर की आवाज आ रही थी। वो कुछ कह रहे थे और रो रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई। जैसे ही मैंने कमरे में जाने के लिए पैर रख बढ़ाए, अचानक ही कमरे में अंधेरा हो गया और समीर बाहर निकल आया। वो मुझे देखकर बहुत गुस्से में आ गए थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ लॉन्च में ले आए और बोले, रानी, मैंने तुम्हें कहा था ना, मना किया था ना, फिर तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम वहाँ क्यों आई थी? मैं बहुत डर चुकी थी। मैं बोली, समीर, आप कमरे में नहीं थे, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। कमरे से बाहर आई तो आप लॉन्च में भी नहीं थे। इस कमरे से आती रोशनी देखी तो सोचा कि आपका मेहमान वापस आ गया है, इसलिए वहां आ पहुंची। समीर मुझे कमरे में ले आया था। वो बोला, रानी, अपने हक को पहचानो, वो कमरा तुम्हारा हक का नहीं है। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं लेती? उस दिन के बाद मैंने कभी उस कमरे के बारे में नहीं सोचा था। दिन गुजरते गए और मेरी डिलीवरी का समय आ पहुंचा। आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने समीर को घर में रोक रखा था। किसी भी समय अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती थी। मैं जल्दी से बोली, समीर, गाड़ी निकालो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। समीर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं दर्द से तड़पने लगी थी। मैं सोच रही थी कि समीर कब कमरे में आएगा, मगर उसे तो बाहर निकले हुए बहुत देर हो चुकी थी। वो अभी तक नहीं आया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी समीर एक औरत के साथ कमरे में आया। वो बोला, रानी, ये बहुत समझदार दाइमा है, तुम्हारा कैसे क्या करेगी? ये बेचैनी से समीर को देखने लगी। दर्द की वजह से मैं कुछ बोलने की तो काबिल नहीं थी। बड़ी मुश्किल से बोली, अस्पताल। लेकिन समीर ने मेरी एक ना सुनी और मुझे उस दाई के हवाले कर दिया। खुद बाहर निकल गया था। दाई मुझ पर जोर आजमाइश करने लगी और तकरीबन 3 घंटे की तकलीफ के बाद मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज पड़ी थी। मैंने दिल में भगवान का धन्यवाद किया और आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद की गहरी वादियों में खो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा। वो वहां नहीं था। मैंने समीर को आवाज दी तो उसने उठकर कमरे के बल्ब जलाए और उसकी आंखों खून जैसी थी। मैं बोली, समीर, मेरा बच्चा कहाँ है? बेटी पैदा हुई है या बेटा? समीर की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वो बोला, बेटा पैदा हुआ था, मगर तुमने मुर्दा बच्चा को पैदा किया था। मैं बेचैनी से समीर की तरफ देखने लगी और बोली, मैं अपने बच्चे के रोने की आवाज अपने कानों में सुनी थी। समीर बोला, तुम तो बेहोश थी, नींद में सुनी होगी आवाज। काश मैं भी तुम्हारी तरह इतनी सुकून और गहरी नींद में सो सकता। मैं चीखने चिल्लाने लगी और बोली, समीर, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। मेरा बच्चा कहाँ है? समीर की बात सुनकर तो मुझे पर जमीन और आसमान गिर पड़े थे। वो बोला, मैंने तो अपने बच्चे को कल मिट्टी में दबा दिया। मैं बोली, कल? ये क्या मतलब? समीर बोला, तुम कल से ही सो रही हो। अपने बच्चे की जुदाई का गम मैं अकेले सह रहा हूँ। मैं चीख चीख कर रोने लगी।
मैं बोली, समीर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुमने मुझे एक दाई के हवाले कर दिया। तुमने मुझे पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। अब मेरा दिल टूट चुका था। उसका चेहरे देखने को भी दिल नहीं करता था। कुछ महीने गुजरने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि अब तो मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी। एक दिन मैं सहन में बैठी गहरी सोच में गुम थी, तभी एक पड़ोसन घर में दाखिल हो गई। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। मेरे सर पर आशीर्वाद देकर बोली, बेटी तुम्हारे बच्चे को सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो जब से पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट से हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस बार समीर को जिंदा बच्चा दे। पिछली बीवी ने भी 3 बच्चे पैदा किए थे, मगर वो तीनों मरे हुए थे, जबकि उसकी बीवी रो रो कर कहती थी कि समीर मैंने जिंदा बच्चा को जन्म दिया था। मेरा तो दम घुटने लगा था। मैं पूछी, आंटी समीर पहले से शादीशुदा है? वो आंटी एकदम परेशान हो गई। वो बोली, बेटी क्या तुम्हें ये बात पता नहीं था? मैं चुपचाप आंटी को देखती रह गई। वो बेचारी बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, फिक्र ना करो, उस बीवी को तो समीर तलाक दे चुका है। अब तो वो सिर्फ तुम्हारा है। मेरी पड़ोसन जैसे ही घर से निकली, मैंने अपने 2 कपड़े बैग में डाले और घर से निकल गई। मैं जानती थी कि समीर की पहली पत्नी सच कह रही होगी, क्योंकि मैंने भी तो अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। मुझे समीर से डर लगने लगा था। न जाने वो ये सब क्यों कर रहा था। मैं अपने माता पिता के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि समीर वहाँ मेरे पीछे आ जाता और मेरे माता पिता मुझे उसके हवाले कर देते। मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई थी। वो बहुत अच्छी थी। उसके घर में बस वो और उसकी मम्मी रहती थी। मेरी दोस्त नर्स की जॉब करती थी और उसके घर में आंटी अकेली रहती थी। उन्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बता दी थी और सुना दी थी, इसलिए वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मैं और आंटी हॉस्पिटल गई थी। चेकअप के लिए डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो अचानक से चीख पड़ी। डॉक्टर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद बाहर निकल गई। मैं और आंटी हक्का बक्का से उसको देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर अपनी नर्स के साथ कमरे में वापस आई। उसने मुझे बेड पर लिटाकर जंजीरों से बांध दिया था। मैं तो डर से थर-थर कांपने लगी थी। आंटी ये सब देखकर गुस्से में आ गई। डॉक्टर को गुस्सा होकर बोली, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है आपने? तुम डॉक्टर हो या जानवर? खोलो मेरी बेटी की जंजीर, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। डॉक्टर बोला, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? ये सब हम आपकी बेटी की सही के लिए ही तो कर रहे हैं। ये देखिए, इसके पेट में आधा इंसान का बच्चा है और आधा जानवर का। ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। अगर पैदा हो गया तो माँ अपनी ममता के तहत इसको पालने लगेगी, मगर तब तक बहुत तबाही मच जाएगा। हम इस बच्चे को खत्म करना चाहते हैं। आप अबॉर्शन के कागज पर साइन कर दे। आंटी बोली, आप मेरी बच्ची को छोड़ दे, अभी और इसी समय। मैं पता करती हूँ कि क्या बात है। आंटी मुझे अस्पताल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवा कर लाई थी। मैंने आंटी से कहा कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ, वो ही बताएगा कि आखिर क्या बात है। हम दोनों घर चले गए थे। घर खाली पड़ा था। मैं आंटी को घर के पीछे ले गई। मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो कमरा खुला हुआ था। समीर भी वहीं पर बैठा हुआ था। मैं कमरे में गई। समीर मुझे देखकर बहुत डर गया था। मैं बोली, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान और आधा जानवर कैसे? इसके पीछे क्या राज छुपा है? मुझे वो तुमसे जानना है। समीर रोने लगा और बोला, रानी, मैं एक बहुत खराब इंसान हूँ। मैं अपनी जवानी के दिनों में बहुत बड़ा पाप कर बैठा था। हमारे घर में एक औरत काम करने आती थी। कभी कभी उसके साथ उसकी जवान बेटी भी आती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उस पर फिदा हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो भी बहुत खुश हुई थी। हमारी दोस्ती हो गई और मैंने उसकी गरीबी का फायदा उठा लिया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझ पर बहुत जोर डाला कि मैं उससे विवाह कर लूं, घर ले आऊं, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उसने मेरी मम्मी पापा को मेरी बातें बता दी। तब मैंने सबके सामने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा था। मैं बोला, इस दुनिया में मेरे लिए तुम ही रह गई थी क्या? मैं तो जूता भी ब्रांड का पहनता हूँ, फिर तुम जैसी गरीब से विवाह कैसे कर लूं? वो रोती हुई घर से चली गई। फिर मुझे पता चला कि उसने अबॉर्शन करवा लिया था।
कुछ माह बाद मेरी शादी मम्मी ने करा दी। मेरी पहली बच्ची ऐसी हुई, उसने 2 घंटे दुनिया में सांस लिया और फिर चल बसा। मैं और मम्मी बहुत परेशान थे। एक बाबा के पास गए तो वो बोले, समीर तुम पर तुम्हारी किसी महबूबा ने काला जादू किया है। ये काला जादू बहुत ज्यादा भारी है, ये कई कई महीनों तक चलेगा। ताकि तुम्हारा बच्चा आधा जानवर हो, मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो बाबा अभी जादू कर रहे थे कि मर गए। मुझे मालूम पड़ गया था कि वो शैतानी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाए। मेरे 3 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बच्चे मृत जन्मती हो। उसे मेरी बात का भरोसा नहीं था, इसलिए मुझसे तलाक लेकर चली गई। इस कहानी के 10 साल बाद मैंने तुमसे विवाह की, इस भरोसे पर कि क्या पता वो जादू कमजोर पड़ गया हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुमने बच्चा जिंदा ही पैदा किया था, मगर फिर वो मर गया। मैं अजीब नजरों से समीर को देखती रही। मैंने उसे डिवोर्स को कहा तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी। कुछ दिन बाद मैंने इस बच्चे को जन्म दिया था। वो थोड़ी देर ही जिंदा रहा और फिर मर गया। उस बच्चे के साथ मैं भी अंदर से मर गई थी। मैं अपने मम्मी पापा के घर वापस चली आई थी तो उन्होंने मुझे बोझ समझकर सर से उतारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे बहुत खुशी खुशी अपने घर में रख लिया था। मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, मगर मेरे दिल को वो दुख और खौफ नहीं जाता। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।